अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने शुरू करना है 307 सेक्शन पाकिस्तान पिनल कोड का। लॉ एक्ट के हवाले से हम अपना जो एक सिलेबस है पीपीसी का वो कवर कर रहे हैं। तो 299 से कल हमने शुरू किया था, 306 तक आए, तो आज 307 से हम शुरू कर रहे हैं। इसकी जो हेडिंग है वो ये है कि केसेस इन विच किसास फॉर कत्ले अम्द शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड। वो कौन कौन से केसेस हैं या कौन कौन सी सूरत हाल है जिसके अंदर किसास जो है वो इन्फोर्स नहीं हो पाता कत्ले आमद के अंदर। तो ये हम देख लेते हैं जी कि सबसे पहली कौन सी सिचुएशन है। ए, व्हेन द ऑफेंडर डाइज बिफोर द एनफोर्समेंट ऑफ किसास। कि जब ऑफेंडर है जिसके खिलाफ किसास इन्फोर्स होना था, अगर वही मर गया है किसास इन्फोर्स होने से पहले। फॉर एग्जाम्पल 10 दिसंबर को किसास इन्फोर्स होना था, 8 दिसंबर को वो मर गया, तो ऐसी सूरत में किसास उसके खिलाफ अप्लाई नहीं हो सकता, उस पर लागू नहीं होता, वो इन्फोर्सेबल अब नहीं रहा। ये नहीं है कि आप मरे हुए का अब गला काटेंगे। ठीक हो गया जी। नंबर बी, 307 का सेक्शन जो है, सब सेक्शन 1 क्लॉज बी, व्हेन एनी वली voluntarily and without duress to the satisfaction of the court waives the right of qisas under section 309 or compounds under section 310। जब वली जो है, या बहुत सारे वली लीगल हेयर्स है, उनमें से कोई एक भी अपनी आजाद मर्जी के साथ कोर्ट को सेटिस्फाई करते हुए जो अपना राइट ऑफ किसास है अगर वेव कर देगा अंडर सेक्शन 309, या वो माफी दे देता है उस बंदे को अंडर सेक्शन 310, तो ऐसी सूरत में भी किसास इन्फोर्सेबल नहीं होता। ठीक हो गया जी। सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, when the right of qisas devolves on the offender as a result of the death of the wali of the victim or on the person who has no right of qisas against the offender। अब वली मर गया है और कोई बंदा भी जो है सच वहां पे नहीं है, या जो एक कोई पर्सन ऐसा अवेलेबल नहीं है जो इस राइट ऑफ किसास को जो है वो उस ऑफेंडर के अगेंस्ट एनफोर्स करवाए या एनफोर्स करवा सके, तो ऐसी सूरत में भी किसास जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। सब सेक्शन 2, to satisfy itself that the wali has waived the right of qisas under section 309 or compounded the right of qisas under section 310 voluntarily and without duress, the court shall take down the statement of the wali and such other person as it may deem necessary on oath and record an opinion that it is satisfied that the waiver, or as the case may be, the composition was voluntary and not the result of any duress। ठीक हो गया जी। अब कोर्ट क्या करती है, अगर वली 309 सेक्शन के तहत अपना राइट ऑफ किसास वेव कर रहा है, या वो वली अंडर सेक्शन 310 अपनी आजाद मर्जी के साथ और बगैर पैसों के लेन देन के उसे माफी दे रहा है। ठीक हो गया जी। तो ऐसी सूरत में कोर्ट अपनी सेटिस्फेक्शन करती है, स्टेटमेंट लेती है वली से, और जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए तो ऐसी सूरत में वली की जो एक बयान है वो रिकॉर्ड किया जाता है और कोर्ट अपनी ओपिनियन देती है अपनी उस वेवर जो वो अपना वेव कर रहा है अपना राइट उसके ऊपर। और ऐसी सूरत में ये जो एक वेव जो वो कर रहा है वली, तो ऐसी सूरत में वो एप्लीकेबल हो जाता है और माफी मिल जाती है उस पर्सन को किसास से, ऑफेंडर को। और ऑफेंडर के ऊपर ऐसी सूरत में जो किसास है वो लागू नहीं होता। इसकी एक इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन है 1, ए किल्स जी। एक सेकंड। ए किल्स जी द मैटरनल अंकल ऑफ हिज सन बी। ए ने
कत्ल किया जी को, क्योंकि उसके अंकल का बेटा है, उसका चचाजाद भाई था बी, सॉरी जी, ठीक हो गया जी। जी हैज नो अदर वली एक्सेप्ट डी, द वाइफ ऑफ ए। D has the right of qisas from A, but if D dies, the right of qisas shall devolve on her son. Therefore, the qisas, एक सेकेंड जी, अच्छा जी, B who is also the son of the offender A, B cannot claim qisas against his father. Therefore, the qisas cannot be enforced. हम पीछे पढ़ के आए हैं जी कि आप अपने जो डिसेंडेंट्स होते हैं, आपके जो बड़े होते हैं, आपका बाप, आपका दादा, आपका परदादा, आप उनके अगेंस्ट भी जो राइट ऑफ किसास एनफोर्स नहीं करवा सकते। यानी कि औलाद अपने बाप के खिलाफ राइट ऑफ किसास जो है नहीं रखती। तो इस इलस्ट्रेशन के अंदर भी वही सिचुएशन बयान की गई है। एट द एंड बी के पास राइट ऑफ किसास आया, ठीक हो गया जी, और वो बेटा है ए का जिसने कत्ल किया। तो ऐसी सूरत में बी जो है वो किसास क्लेम नहीं कर सकती। नीचे वाली इलस्ट्रेशन है, बी किल्ड जी, बी ने जी को कत्ल कर दिया, द ब्रदर ऑफ देयर हस्बैंड ए, ठीक हो गया जी, और ये भाई था। यानी कि बी जो है वो विमेन है, और उसने अपने देवर को कत्ल कर दिया, यानी कि अपने जो हस्बैंड के ब्रदर को उसने मार दिया। जी हैज नो हेयर एक्सेप्ट ए, जी जो मरने वाला है उसका अपने भाई के अलावा और कोई जो है वो ऐसा उसका बंदा नहीं था। हेयर ए कैन क्लेम किसास फ्रॉम हिज वाइफ बी, यहाँ पे ए जो है वो अपनी बीवी बी के खिलाफ किसास जो है वो क्लेम कर सकता है। बट इफ ए डाइज, अगर ए मर जाता है यहाँ पे, द राइट ऑफ किसास शैल डिवॉल्व ऑन हिज सन डी। तो जो ए के मरने के बाद उसके बेटे के पास गया जिसका नाम डी है, राइट ऑफ किसास, हु इज आल्सो सन ऑफ बी, और जो कि बी का, बी जो है बी वो जो खातून है, बी उसका भी बेटा है। द किसास कैन नॉट बी इन्फोर्स अगेंस्ट बी। तो ऐसी सूरत में डी जो है वो बी अपनी वालदा के खिलाफ राइट ऑफ किसास इन्फोर्स नहीं करवा सकता। यानी कि अब जो एक हस्बैंड है वो तो अपनी बीवी के खिलाफ किसास क्लेम कर सकता है, लेकिन बेटा माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। यहाँ पे ए जो है वो भी मर गया था एट द एंड, ठीक हो गया जी। तो ऐसी सूरत में जो किसास का राइट है वो गया डी के पास, और जो डी है उसकी चूंकि वालदा है बी, तो वो डी जो है अपनी वालदा के खिलाफ जो ये राइट ऑफ किसास है वो इन्फोर्स नहीं करवा सकता। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गई है? समझ आ गई है जी सर। आवाज भी आ रही है मेरी? जी सर। ठीक हो, आप बताते रहिएगा। मैं छत पे बैठा हूँ बड़ी ठंड के अंदर, नीचे मेरे कमरे में आ गए थे मेहमान, और और हॉस्टल्स का ये मसला बड़ा रहता है। हमारी वजह से फ्रीजर, आपको यानी पनिशमेंट इन कत्ले अम्द नॉट लाइबल टू किसास, ठीक हो गई जी। पनिशमेंट जो है कत्ले अम्द की, वो नॉट लाइबल टू किसास किन किन केसेस के अंदर है? वेयर एन ऑफेंडर गिल्टी ऑफ कत्ले अम्द इज नॉट लाइबल टू किसास अंडर सेक्शन 306, और द किसास इज नॉट इन्फोर्सिबल अंडर क्लास सी ऑफ सेक्शन 307, ही शैल बी लाइबल टू दियत। जहाँ पे किसास नहीं है वहां पे दियत आ गई है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं, एक दो तीन, ये देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द ऑफेंडर इज माइनर और इनसेन, diet shall be payable either from his property or by such person as may be determined by the court। अब दियत जो है वो बंदा अगर खुद से पे कर सकता है तो वो खुद से देगा, अगर वो खुद से देने की अहलियत नहीं रखता, वो माइनर है या इनसेन है, तो ऐसी सूरत में उस माइनर या इनसेन की जो प्रॉपर्टी होगी वो बेच के दियत की रकम अदा की जाएगी, जो कि है 30,630 ग्राम सिल्वर, जो कि बनती है 43 लाख और समथिंग थाउजेंड आई थिंक, ठीक हो गया। 43 लाख ये बनती है। अच्छा जी, या फिर वो बंदा अदा करेगा जिसको कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि आप पे करें, डेफिनेटली वो उसका कोई ब्लड रिलेशन ही होगा। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट
where at the time of committing qatl-e-aam the offender being a minor had attained sufficient maturity of being insane, had a lucid interval so as to be able to realize the consequences of his act. He may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 25 years as ताजीर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपने कत्ल कर दिया है और आप इनसेन है, लेकिन आप के ऊपर दौरे पड़ते हैं पागलपन के, समझ रहे हैं, कभी आप ठीक बैठे होते हैं, कभी आपके ऊपर पागलपन का दौरा पड़ जाता है, लेकिन आपको पता है कि ये काम मैं करूंगा, यानी कि आप पार्शली जो है वो पागल हैं और पार्शली जो है वो आप सियाने हैं। तो ऐसी सूरत में आप जो हैं ताजीर आपके ऊपर लागू होगी, आपको 25 साल तक कैद की सजा सुनाई जाएगी। नेक्स्ट है जी, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द किसास इज नॉट इन्फोर्सेबल। ऐसे लोग होते हैं ना जो जिन पे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, देखे ही होंगे आपने, जी सर। देखे हैं ना, ऐसे लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। ठीक हो गया। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द किसास इज नॉट इन्फोर्सेबल अंडर क्लास सी ऑफ सेक्शन। चलो मैं आप लोगों को एक ना मजे की बात बताता हूँ। मेरी गली के अंदर ना, तो वहां पे घर मेरे, तो वहाँ गली के अंदर ना एक ऐसा ही, वो ना ल्यूनेटिक ही है और वो इनसेन पर्सन है बेसिकली। तो वो ऐसे ही घूमता है, वो बाज़ औक़ात उसके हाथ में डंडा होता है, बाज़ औक़ात खाली हाथ, बाज़ औक़ात कोई शापर होता है, उसमें कोई चीज होती है, तो बाज़ औक़ात वो स्टिक उठा के ऐसे घूम रहा होता है। तो उसे मुझे बड़ा डर लगता है। वो चूंकि पागल है, उसको पता नहीं चलता, वो आते जाते किसी के भी सर में जो है ना वो मार देता है, या उसकी सीने पे या गर्दन पे ऐसे आते जाते। तो ऐसे लोगों से जो है ना वो दूर ही रहें तो खैर बेहतर होता है। Provided further that where the qisas is not enforceable under class C of section 307, the offender shall be liable to diyat only if there is any wali other than offender, and if there is no wali other than the offender, he shall be punished with the imprisonment of either, एक second, हाँ जी, अच्छा जी, other than offender he shall be punished with imprisonment of other description for a term which may extend to 25 years as ताजी। यहाँ पे भी एक ऐसी सिचुएशन जो है वो बताई गई है कि ऑफेंडर के ऊपर जो दियत है वो लाइबल होगी अगर कोई भी वली ना हो ऑफेंडर के अलावा। अब ये भी तो हो सकता है ना कि फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी ब्लड रिलेशन के अंदर किसी बंदे को किल किया और आप ही वली हो, ठीक हो गया, तो ऐसी सूरत में जो है ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। या फिर अगर ऐसी सिचुएशन आए तो ऐसी सूरत में आपको 25 साल तक कैद की जो सजा है वो सुना दी जाती है। अच्छा जी, 308 आगे इसका सब सेक्शन 2 है। हाँ जी, notwithstanding anything contained in section 1, the court having regard to the facts and circumstances of the case in addition to the punishment of death may punish the offender with imprisonment of either description for a term which may extend to 25 years as ताज़ीर। अब अगर कोर्ट को केस के सर्कमस्टांसेस के साथ अगर वो मैच करते हैं उनको और कोर्ट ये डिटरमाइन करती है कि उसको दियत की सजा नहीं दी जा सकती, तो ऐसी सूरत में उस ऑफेंडर को 25 साल तक कैद की सजा सुना दी जाती है। अमूमन हमारे यहाँ 25 साल की जो कैद है वही सुनाई जाती है। ठीक हो गया जी। आगे 309 वेवर, इसको अफवी बोलते हैं, AFW, ऑफ किसास इन कत्ले अम्द। ठीक हो गया जी। किसास जो है उसकी जो वेवमेंट है कत्ले अम्द के अंदर, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं 307, इन द केस ऑफ कत्ले अम्द एन अडल्ट सेन वली में कौन कर सकता है जी माफी? अडल्ट सेन वली, सियाना म्याना बंदा, आ रही है समझ? जो अडल्ट हो वो बंदा माफी दे सकता है एट एनी टाइम एंड विदाउट एनी कंपनसेशन वेव हिज राइट ऑफ किसास, किसी भी वक्त और बगैर किसी कंपनसेशन के वो जो राइट ऑफ किसास है वो वेव कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट द राइट ऑफ किसास शैल नॉट बी वेव, ये यहाँ पे प्रोविजन आ गई, इस सूरत हाल के अंदर जो राइट ऑफ किसास है वो वेव नहीं किया जा सकता। वेयर द गवर्नमेंट इज द वली, गवर्नमेंट माफी नहीं दे सकती। और वेयर द राइट ऑफ किसास वेस्ट
इन अ माइनर और इंसेन, या फिर जो राइट ऑफ किसास है वो माइनर के पास हो या इंसेन के पास हो। पागल लोग भी राइट ऑफ किसास वेव नहीं कर सकते, और जो माइनर हो वो भी राइट ऑफ किसास जो है वेव नहीं कर सकता, जिसकी एज 18 साल से कम हो। या फिर गवर्नमेंट अगर एज अ वली काम कर रही है तो वहां पे भी राइट ऑफ किसास वेव नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया जी। सब सेक्शन 2, where a victim has more than one wali, any one of them may waive his right of qisas, provided that the wali who does not waive the right of qisas shall be entitled to his share of diyat। अब देखें, राइट ऑफ किसास वेव हो गया। राइट ऑफ किसास वेव होने के बाद अब दो बेटे थे। एक ने कहा मैं जो राइट ऑफ किसास है वो अपना वेव करता हूँ, तो उसने राइट ऑफ किसास वेव किया अपनी हद तक, अपने पोर्शन तक। ठीक हो गया। अब किसास तो वेव हो गया, दूसरे भाई की तरफ से भी किसास ऑटोमेटिकली उड़ गया। अब ये तो नहीं ना कि आधा गला काट देंगे अगले बंदे का, पूरा नहीं काटेंगे। हाँ, ठीक हो गया। लेकिन फिर क्या होगा, जो जिस बंदे ने राइट ऑफ किसास वेव नहीं किया उसको जो दियत की आधी अमाउंट है, ये जो भी उसका शेयर बनता होगा, दो भाइयां पूरी अमाउंट बनती थी दोनों की 43 लाख, उसमें से हाफ जो है 21,50,000 गालबन ये बनेगा, वो उस बंदे को, उस एक भाई को पे कर दिया जाएगा जिसने अपना राइट वेव नहीं किया था। समझ आ गई है यहाँ तक? जी सर। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, नंबर 3, वेयर देर आर मोर देन वन विक्टिम, the waiver of the right of qisas by the wali of one victim shall not affect the right of qisas of the wali of other victim। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे एक से ज्यादा विक्टिम हो तो जो वेवमेंट है राइट ऑफ किसास की वली की जानिब से वन विक्टिम की तरफ से शैल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ किसास ऑफ द वली ऑफ द अदर विक्टिम। ठीक हो गया जी। तो वो जो दूसरा वली है उसका राइट ऑफ किसास यहाँ पे मुतासिर नहीं होता। कहाँ पे? जहाँ पे एक से जायद विक्टिम है। ठीक हो गया जी। तो ऐसी सूरत में अगर राइट ऑफ किसास एक बंदा एक विक्टिम की हद तक माफी दे रहा है तो वो दूसरे की हद तक जो है वो उसको अफेक्ट नहीं करेगी। नंबर 4, वेयर देर आर मोर देन वन ऑफेंडर्स, जहाँ पे एक से ज्यादा ऑफेंडर हों, द वेवर ऑफ द राइट ऑफ किसास अगेंस्ट वन ऑफेंडर शैल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ किसास अगेंस्ट द अदर ऑफेंडर। तीन बंदों ने कत्ल किया था, एक की हद तक माफी दे दी वली ने, तो जो बाकी दो बच गए हैं उनके ऊपर राइट ऑफ किसास ऐसे ही लागू होगा। ठीक हो गया। यानी कि ये नहीं है कि एक ऑफेंडर को माफी मिली राइट ऑफ किसास से, इसके ऊपर इन्फोर्सबल हम नहीं करवाएंगे, बाकी दो भी साथ छूट जाएंगे, ऐसा नहीं। समझ आ गई है यहाँ तक? जी सर। जी सर। सेक्शन 310, कंपाउंडिंग ऑफ किसास सुलह इन कत्ले अमद। ठीक हो गया जी। कंपाउंड होता है बेसिकली आई थिंक माफी दे देना किसास की सुलह के तौर पे कत्ले आमद में। इन द केस ऑफ कत्ले आमद एन अडल्ट सेन वली में एट एनी टाइम ऑन एक्सेप्टिंग बदले सुलह कंपाउंड हिज राइट ऑफ किसास। बदले सुलह के तौर पे आप कोई मतलब चीज एक्सेप्ट करके, बदले सुलह में आई थिंक पैसे ही आते हैं, बाकी वो जो रिश्तों का कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट वो यहाँ पे नहीं आता। तो आप अगर आप सेन अडल्ट वली हैं, कौन वेव कर सकता राइट ऑफ किसास? अडल्ट सेन वली। तो ऐसी सूरत में आप बदले सुलह को एक्सेप्ट करते हुए अपना राइट ऑफ किसास वेव कर सकते हैं। प्रोविजन है, प्रोवाइडेड दैट अ फीमेल शैल नॉट बी गिवन इन मैरिज और अदरवाइज इन बदले सुलह। आप फीमेल को एज अ मतलब के बदले सुलह के तौर पे नहीं दे सकते। अब जैसे कि अक्सर होता है कि जब सुलह वगैरह होती है तो लड़कियों के एक एक दो दो तीन तीन रिश्ते जो हैं वो दे देते हैं। तो ऐसी सूरत में ये चीज जो है वो कानून की नजर में सेक्शन 310 की नजर में एक्सेप्टेबल नहीं है। आप औरतों को बदले सुलह के तौर पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्योंकि क्योंकि हर इंसान का उसके ऊपर पहला हक उसका अपनी जात के ऊपर या अपनी जिंदगी के ऊपर
खुद का होता है, ना कि भाई का, बाप का, बहन का या किसी और का। यानी कि अगर आप हैं या मैं हूं तो मेरी लाइफ पे मैंने अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है उसका पहला हक मेरा अपना जाती है। कोई और मेरा भाई बाप कोई भी किसी को ये फैसला करने का इख्तियार हासिल नहीं है। तो ऐसी सूरत में इसलिए कानून जो है कदगन लगाता है कि आप औरत को बदले सुलह के तौर जबरदस्ती दी जाती है ना, फिर तो बदले सुलह के तौर पे आप नहीं दे सकते। ठीक हो गया जी। सब सेक्शन 2, वेयर अ वली इज अ माइनर और इनसेन, जहां पे वली माइनर हो या इनसेन हो, द वली ऑफ सच माइनर और इनसेन वली में कंपाउंड द राइट ऑफ किसास ऑन बिहाफ ऑफ सच माइनर और इनसेन वली। तो ऐसी सूरत में अगर जो वली है माइनर है या इनसेन है, तो जो वली है उन माइनर्स का या इनसेन वली का वो राइट ऑफ किसास उन माइनर के या उस इनसेन पर्सन के बिहाफ पे माफ कर सकता है। आप समझ लें सिंपल वर्ड्स के अंदर के जो उनका गार्डियन है, अगर कोर्ट उसको गार्डियन मुकर्रर कर देती है इस हवाले से, तो वो उनके बिहाफ पे राइट ऑफ किसास वेव कर सकता है। ठीक होगा जी। प्रोविजन है यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ बदले सुलह शैल नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ दियत। बदले सुलह कितनी अमाउंट होती है जी? वो दियत की रकम से कम नहीं होगी। 30,630 ग्राम सिल्वर से कम नहीं होगी बदले सुलह। बदले सुलह इससे ऊपर जा सकती है, चाहे आप 10 करोड़ ले लें, लेकिन 30,630 ग्राम सिल्वर की जो अमाउंट बनती है 43 लाख, तो उससे वो कम नहीं होगी। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गई है? जी सर। नंबर 3, सब सेक्शन 3, वेयर द गवर्नमेंट इज द वली, जहाँ पे वली जो है वो गवर्नमेंट हो, इट में कंपाउंड द राइट ऑफ किसास, ये राइट ऑफ किसास कंपाउंड कर सकती है। प्रोविजन यहाँ पे आ गई है दैट फी वैल्यू ऑफ बदले सुलह शैल नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ दियत, वैल्यू ऑफ दियत से कम नहीं होगी बदले सुलह। बदले सुलह अब जो गवर्नमेंट है एज अ वली वो भी एक्सेप्ट कर सकती है। Number 4 section, subsection, where the badale sulah is not determined or is a property or a right, the value of which cannot be determined in terms of money under Sharia, the right of qisas shall be deemed to have been compounded and the offender shall be liable to diyat। सिंपल वही बात आ गई कि अगर बदले सुलह जो है वो डिटरमाइन नहीं हो रही है या फिर एज अ प्रॉपर्टी जो है वो कोई चीज ऐसी आ रही है उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमाइन नहीं हो रही है मनी के अंदर, तो ऐसी सूरत में राइट ऑफ किसास जो है तब भी वो वेव किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है। तो जो ऑफेंडर है वो लाइबल टू दियत है, दियत की रकम जो है वो उसको पे करना होगी। यानी कि आप बदले सुलह के अंदर दियत की जो रकम है इसके अलावा और कोई चीज अगर आप दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं और प्रॉपर्टी आप 4 दुकानें दे रहे हैं, 4 दुकानों की अमाउंट समझ में नहीं आ रही है तो ये इनकी कितनी अमाउंट बनती है, तो ऐसी सूरत में जितनी दियत की रकम है वो अदा कर दी जाएगी। सबसेक्शन 5, बदले सुलह में पेड और गिवन ऑन डिमांड और ऑन अ डेफर्ड डेट एज मे बी एग्रीड अपॉन बिटवीन द ऑफेंडर एंड द वली। तो जो बदले सुलह की जो अमाउंट है वो ये जरूरी नहीं है कि आपको एक ही डेट पे अदा करनी हो। आप ये इंस्टॉलमेंट बनवा के या बना के भी वली की मर्जी के साथ आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, या जब वली मांगे और आपके पास पैसे हैं आप एक ही बार दे के भी अपनी जान छुड़वा सकते हैं। समझ आ गई है? समझ आ गई है? जी जी सर। सर। ठीक हो गया। एक्सप्लेनेशन नीचे है, इन दिस सेक्शन बदले सुलह मींस द म्यूचुअली एग्रीड कंपनसेशन according to Sharia to be paid or given by the offender to a wali in cash or in kind or in the form of movable or removable property। कैश भी आप दे सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी भी है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी है। सेक्शन 310A ऑफ पनिशमेंट फॉर गिविंग अ फीमेल इन मैरिज और अदरवाइज इन बदले सुलह। बदले सुलह के तौर पे आपने फीमेल जो है वो दे दी है जनाब जलील और रुसवा होने के लिए, तो ऐसी सूरत में कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि whoever gives a female in marriage or otherwise in बदले सुलह shall be punished with rigorous imprisonment। ठीक हो गया जी। which may extend to 10 years but shall not be less than 3 years। कम से कम सजा 3 साल
ज्यादा से ज्यादा सजा 10 साल हो सकती है अगर आप किसी खातून को बदले सुलह के तौर पे या बदले सुलह के मतलब उस पे एज अ बदले सुलह आप उसको दे रहे हैं, विक्टिम पार्टी के हवाले कर रहे हैं या उनके वली को दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको कम से कम 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं क्या आप बैठ के वहां रोटियां तोड़ें, बल्कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट आपको सुनाई जाएगी। समझ आ गई है? जी सर। ठीक हो गई। सेक्शन 311, ताजीर आफ्टर वेवर और कंपाउंडिंग ऑफ राइट ऑफ किसास इन कत्ले अमद। ताजीर जो है, जो हम ये इम्प्रिजनमेंट की बात करते हैं, वेवमेंट के बाद, ये कंपाउंडिंग के बाद राइट ऑफ किसास की कत्ले आमद में क्या सुनाई जा सकती है अगर दियत भी नहीं दे रहे। Notwithstanding anything contained in Section 309 or Section 310, where all the wali do not waive or compound the right of qisas, or if the principle of fasad fil arz, the court may, having regard to the facts and circumstances of the case, punish an offender against whom the right of qisas has been waived or compound with death or imprisonment for life or imprisonment of other description for a term of which may extend to 14 years as ताज़ीर। सेक्शन 311 बड़ा ही अहम, जजेस बड़ी धमकी देते हैं सेक्शन की ऑफेंडर्स को। सेक्शन 311 के अंदर एक फसाद फिल अर्ज का जो एक कंसेप्ट है वो दिया गया है। फसाद फिल अर्ज से मुराद ये है कि अगर जज ये समझे कि ये बंदा, जो वली इसको माफियां दे रहे हैं, ये तो बाहर छूटने के बाद या बाहर जाने के बाद ये तो जमीन पे फसाद फैलाएगा, ये तो फसाद का बाइस बनेगा, ये तो लोगों को फिर से तंग करेगा, तो ऐसी सूरत में जज चाहे वली उसको माफी दे भी दें, जज अगर चाहे तब भी उसको सजाए मौत भी सुना सकता है। ठीक हो गया जी? या फिर 25 साल तक कैद की सजा भी सुना सकता है, सॉरी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी सुना सकता है, या फिर कम से कम 14 साल की सजा जो है वो उसको एज अ ताजीर सुना सकता है। समझ आई है सेक्शन की कि नहीं आई? जी सर। सर और ये तो सेक्शन सर सीआरपी हाँ जी। हुई भी। सर सीआरपीसी का जो सब्जेक्ट है उसमें भी इस तरह की बात है कि मतलब सजा दोबारा, अगर कोई ऐसा फर्द है जो बाहर निकल के फसाद करेगा या कत्लेआम शुरू कर देगा तो उसको दोबारा से सजा सुनाई जा सकती है। ठीक हो गया जी। ये कल आपने सेक्शन बताना है मुझे इसका। ठीक हो गया? जी सर। ठीक है सर। ये ठीक है। प्रोविजन है नीचे, प्रोवाइडेड दैट इफ द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन द नेम और ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर, द इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट बी लेस देन 10 years। अगर आपने अपनी सो कॉल्ड ऑनर के नाम पे अपनी बीवी, बेटी, बहन, किसी को भी कत्ल कर दिया है, तो तब भी आपको कम से कम जो सजा है वो 10 साल होगी। इससे कम आप नहीं सुना सकते, 10 साल से ज्यादा ही सुनाई जाएगी, कम नहीं। Explanation है इसकी, for the purpose of this section, the expression facade clause shall include the past conduct of the offender। अब कैसे जज ये अटेन करेगा कि ये फसाद फिल अर्ज फैलाएगा जाके, उसके पास्ट कंडक्ट को देखते हुए ऑफेंडर के, और वेदर ही हैज एनी प्रीवियस कन्विक्शन, या उस ऑफेंडर को पहले भी कोई सजा सुनाई जा सकती है, वो सजा याफ्ता है, और ब्रूटल और शॉकिंग मैनर इन विच द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, या फिर उसने इस ब्रूटैलिटी के साथ वो ऑफेंस कमिट किया था। उसने फॉर एग्जांपल गोली मारने के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो एंजॉय करता रहा, तो ऐसी सूरत में ये ब्रूटल मर्डर है, तब भी जज जो है वो। हाँ जी, आवाज आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया था। जी सर अब आ रही है। सर अब आ रही है। मेरी तरफ से हो गया था डिस्कनेक्ट, एक सेकेंड। स्क्रीन शेयर हो गई है? भी जी सर। ओके, इसके जी सर हो एक्सप्लेनेशन के गया। अंदर बेसिकली जो है ना, वो जज जो है फसाद फिल अर्ज को कैसे अज्यूम करता है। वो कहता है जी कि पास्ट कंडक्ट देखा जाएगा ऑफेंडर का, कि प्रीवियस कन्विक्शन देखी जाएगी, या जिस ब्रूटल एक मैनर के अंदर मर्डर किया गया, ये शॉकिंग मैनर के अंदर वो देखा जाएगा, या फिर उसने
अगर एक मतलब के आउटरेज की है किसी के मोडेस्टी, तो ऐसी सूरत में ये कुछ उन्होंने ग्राउंड्स बता दिए जहाँ पे फसाद फिल अर्ज का जो एक प्रिंसिपल है वो अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेक्शन 312 कत्ले अमद आफ्टर वेवर और कंपाउंडिंग ऑफ किसास, where a wali commits qatl amd of a convict against whom the right of qisas has been waived under section 309। यहाँ पे वली कत्ले अमद कमिट कर दे तो ऐसी सूरत में उस बंदे के खिलाफ जिसके खिलाफ राइट ऑफ किसास जो है वो वेव कर चुका है अंडर सेक्शन 309 और कंपाउंड अंडर सेक्शन 310, जो माफी दे चुका था सेक्शन 310 के तहत, such wali shall be punished with qisas if he had himself waived or compounded the right of qisas against the convict or had knowledge of such waiver of composition by another wali, or diyat if he had no knowledge of such waiver or composition। यहाँ पे ये है कि कत्ले अमद अगर कर देता है वली वेवमेंट के बाद कंपाउंडिंग ऑफ किसास के, उसी बंदे को जो है जाके वो मार देता है, तो ऐसी सूरत में किसास अप्लाई होगा। अगर वो नॉलेज रखता था उस वेवमेंट के कि इसको माफी दी जा चुकी है, या फिर अगर वो ये नहीं जानता था तो तब दियत अप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है सेक्शन 313 राइट ऑफ किसास इन कत्ले अमद, where there is only one wali, he alone has the right of qisas in qatl amd, but if there are more than one, the right of qisas vests in each of them। इसको अख्तियार हासिल है राइट ऑफ किसास को वेव करने का कत्ले अमद में। अगर एक वली है तो उसी एक वली को, अगर एक से ज्यादा हैं तो उन तमाम लोगों को ये अख्तियार हासिल है। ठीक हो गया जी। इफ द विक्टिम had no wali, the government shall have the right of qisas, or has no wali other than a minor or insane, or one of the wali's a minor or insane, the father, or if he is not alive, the paternal grandfather of such wali shall have the right of qisas on his behalf। अगर insane person है या minor है वली, तो ऐसी सूरत में जो राइट ऑफ किसास है उसके वालिद को चला जाएगा या फिर उसके ग्रैंडफादर को चला जाएगा। ठीक हो गया जी। यहाँ तक समझ आ गई है? इसके प्रोविजन है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। जी सर। प्रोविजन है प्रोवाइडेड दैट इफ द माइनर और इनसेन वली है। जी सर सर। आवाज कट रही है। आवाज कट रही है मेरी? जी अभी थोड़ी कट रही थी, अब सही हुई है। अब सही है? जी अब सही है। असल में मेरे लैपटॉप को ना ठंड लग रही है। प्रोवाइडेड दैट इफ द माइनर और इनसेन वली हैज नो फादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर, अगर उस माइनर या इनसेन वली का कोई फादर या पैटर्नल ग्रैंडफादर नहीं है, हाउ हाउसएवर ग्रैंडफादर या उसका भी वालिद या कोई भी सो वन सो अलाइव एंड नो गार्डियन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, और गार्डियन भी कोई भी अपॉइंट नहीं हो सका कोर्ट की जानिब से उनका, द गवर्नमेंट शैल हैव द राइट ऑफ किसास ऑन हिज बिहाफ। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट जो है वो राइट ऑफ किसास ऑन कर लेती है। ठीक हो गया जी। इनसेन पर्सन है या माइनर है, तो ऐसी सूरत में उसका वालिद या उसका वालिद, उसका भी वालिद हो सकता है। ठीक होगा जी। अगर उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है तो राइट ऑफ किसास वेस्ट हो जाएगा उनके बिहाफ पे, यानी कि उस माइनर या उस इनसेन पर्सन के बिहाफ पे गवर्नमेंट को। समझ आ गई है यहाँ तक? जी सर। सेक्शन 314 एग्जीक्यूशन ऑफ किसास इन कत्ले अमद। अब एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं हम किसास की कत्ले अमद के अंदर। Qisas in qatl amd shall be executed by a functionary of the government by causing death of the convict as the court may direct। इसको अख्तियार हासिल है गवर्नमेंट को। ऐसे नहीं है कि छुरा उठाया और खुद पीछे पीछे और वो जो ऑफेंडर है उसको आगे आगे लगाया हुआ कि आप यार तेरा जो है ना गला मैं काटूं, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट के पास एग्जीक्यूशनरी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करवाएगी उस मैनर में जिसमें कोर्ट डायरेक्ट करेगी। कोर्ट लिखेगी कि इसको ऐसे ऐसे करके इसकी जान लेनी है, या फिर इसका हाथ ऐसे काटना है, या इसका फलां पाँव काटना है एज अ किसास। ठीक हो गया जी। नीचे जी किसास शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अंटिल ऑल द वली आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। किसास उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक तमाम वली एग्जीक्यूशन के टाइम पे मौजूद ना हो, इकट्ठे ना हो। आइदर
personally or through their representative authorized by them in writing in this behalf. पर्सनली भी आ सकते हैं, लेकिन अगर वो ये मंजर ना देखना चाहें तो ऐसी सूरत में वो लोग आएंगे जो कि ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको वो अपना नुमाइंदा खास बनाएंगे। ठीक हो गया। provided that where a wali or his representative fails to present himself on the date, अगर वली या उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं आते, such time and place of execution of qisas after having been informed of the date, time and place as certified by the court, an officer authorized by the court shall give permission for the execution of qisas, and the government shall cause execution of qisas in the absence of such wali. वली साहब नहीं आए, ना ही उसका रिप्रेजेंटेटिव आया, तो ऐसी सूरत में जो बंदा कोर्ट की जानिब से जो ऑफिसर कोर्ट की जानिब से अथराइज होगा वो इजाजत देगा उस एग्जीक्यूशन ऑफ किसास की, और गवर्नमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर देगी किसास को। समझ आ गई है यहाँ तक? जी सर। सबसेक्शन 3, इफ द कन्विक्ट इज अ वुमन हु इज प्रेग्नेंट, अगर खातून